आपके बारे में बोला जाता है आप दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के काफ़ी नज़दीक हैं। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पहली मुलाकात उनसे कब और कैसे हुई? सोनू जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया जाता है। सही। जी, ये क्लियरेंस आप ये दीजिए। सही है। उसरी बचाओ अभियान कई सदस्य उसमें जुड़े हैं, लगातार एक्टिव है। आपने कुछ प्रोजेक्ट लाया है उसके लिए। दोनों ही चीज़ें। जो लोकसभा का चुनाव दरवाजे पे खड़ा है, आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे? आप का जो फेस है बहुत गुस्सैल टाइप का। विधायक जी हँसते नहीं हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। आमतौर पर हम नेताजी लोगों को कुर्ता पैजामा में देखते हैं। आपको हम हमेशा फॉर्मल्स में देखते हैं। इसके बारे में बताइए कुछ। नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज का हमारा जो ये अंक होने वाला है, बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस अंक में हम आपको मिलवाएँगे गिरिडीह सदर विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी से। तेज तर्रार हैं, झारखंड की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव रखते हैं और बेबाक बोलते हैं और बात करने का जो इनका अंदाज़ और तरीका है, वो तर्कसंगत है, जिसके कारण इनके विरोधी भी और इनके काम को लेकर इनके विरोधी भी पसंद करते हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में गिरिडीह के ऊर्जावान विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी का। सर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आपके बारे में बोला जाता है आप दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के काफ़ी नज़दीक है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पहली मुलाकात उनसे कब और कैसे हुई? बड़ा दिल को छूने वाला सवाल पूछ दिया आपने। अमूमन लोग सफलता की सीढ़ियों में शिखर पर बैठे जी, समय का सवाल करते हैं, ज़रूर। लेकिन संघर्ष के दिनों का सवाल कम ही लोग पूछते हैं। चलिए, सराहना इस बात की। साल 89 रहा होगा, 89, जी, महीना और तारीख तो याद नहीं है। एक कॉमन फ्रेंड थे, फ्रेंड क्या बोले, बड़े भाई थे, हुँ, बर्नार्ड किचिंगिया, जो यहाँ डीएसपी के तौर पर पदस्थापित थे। उनके साथ हमारे मित्रवत संबंध थे, बड़े भाई का संबंध था। उन्हीं के आवास पर पहली बार गुरुजी से मुलाकात हुई थी। जी, 89 यानी आप मान के चलें आज से 35 वर्ष पूर्व। जी, युवा थे हम लोग, जस्ट कॉलेज पास आउट करके आए थे। पिताजी चूँकि गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनके साथ पूरा बिहार घूमा था। जी, और जब बिहार में मेरे सहपाठियों को, मेरे कॉलेज के सहपाठियों को ये पता लगता था कि हम उस भूभाग से आते हैं या मेरा घर उस भूभाग में है जो अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ रहा है, अच्छा। तो कहीं न कहीं एक अवहेलना, एक तिरस्कार की भावना उनमें आ जाती थी, क्योंकि जी, बिहार में उस वक़्त एक भावना थी कि झारखंड अलग होगा तो बिहार में सिर्फ़ बालू बचेगा। जी, तो इस तिरस्कार की भावना से हम लोग भी अछूते नहीं रहते थे। हुँ, लोग बोलता था कि झारखंडिया अलग राज्य लेगा, हुँ, इस टाइप की बातें होती थी। राजनीतिक तौर पर कभी कोई पृष्ठभूमि रही नहीं। मेरी जो पिछली 5 पीढ़ियाँ मुझको ज्ञात हैं, जी, उन 5 पीढ़ियों ने सदैव नौकरियाँ की हैं। अंग्रेज़ों के समय में हमारे फ़ोरफ़ादर्स गिरिडीह की सी बनियाडी कॉलोनी में 1860 के दरमियान आए थे। अच्छा, जब वो एनसीडी का था, एनसीडीसी माइंस थी, ईस्ट इंडिया रेलवे की माइंस शुरू में थी ये। तो उसमें केज असेंबल करने के लिए हमारे पूर्वजों को लाया गया था कि इंग्लैंड से आता था। अच्छा, पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड था नहीं। विश्वगुरु शिबू सोरेन चौकी पर बैठे हुए थे, हम बड़ा झिझकते हुए गए, तो किचगिया साहब जो डीएसपी साहब थे, हुँ, अब नहीं हैं, अब उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने मेरा परिचय कराया कि ये फलाना है, हम लोगों का परिचित है। तो हमको पूछा उन्होंने, घर कहाँ है तुम्हारा? हम हुँ, बोले घर तो पुश्तैनी यहीं है। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनके साथ घूमते रहे, अब उनका रिटायरमेंट नज़दीक आया तो हम लोग अपने पुश्तैनी घर जगह में वापस आ गए। जी, तो गुरुजी ने कंधे पर हाथ रखा और हाथ रख के एक ही बात कही कि अगर तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान इस अलग राज्य की लड़ाई में नहीं आएँगे, तो ये हुँ, अलग राज्य की लड़ाई परवान नहीं चढ़ेगी, इसमें धार नहीं आएगी। जी तो सर। गुरुजी का व्यक्तित्व बड़ा चुंबकीय था। उनका कंधा पर हाथ रख के ये कहना कहीं न कहीं इस बात को छू गया और उसके बाद से हम गुरुजी के साथ हो लिए। जी। पढ़ाई-लिखाई खत्म हुई। आपके भी पेरेंट्स चाहते होंगे कि आप भी नौकरी के क्षेत्र में या कहीं और हाँ, करियर बनाएँ। बिल्कुल। आप राजनीति में कैसे सक्रिय हो गए? रोक-टोक घर में नहीं हुई? अरे बहुत हुई, बहुत हुई। मैंने घर में पिताजी से बहुत सुना। उस दौर में उनको ये लगता था कि ये राजनीति के क्षेत्र में जाकर इसने बहुत बड़ी गलती की है। घर में बहुत बातें सुनते थे।
लेकिन देशम गुरु शिबू सोरेन के व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे पर बहुत रहा, और आज भी मैं ये कहने में कहीं संकोच नहीं है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाला उससे बड़ा नेता हमने नहीं देखा। एक दिन संजोग ऐसा ही था कि घर में बाबूजी का डांट बहुत सुने थे, और गुरुजी आए हुए थे, गिरिडीह के सर्किट हाउस में थे, उनको धनबाद जाना था। अचानक क्या उनके मन में आया, हमने कुछ नहीं कहा था उनको। अचानक क्या उनके मन में आया, बोला सोनू तुम्हारे घर चलेंगे, अच्छा। पकौड़ी तुम बनवाओ। उनको पकौड़ी का बड़ा शौक था। मैंने रास्ते में सड़क चलते किसी दुकान में गरम पकौड़ी अगर तला रहा है तो वो आदमी रुक के पकौड़ी खरीद के खा लेगा, बड़ा उनको शौक रहा। तो बोले हठात हमको कि तुम्हारे घर चलेंगे, तो चलिए। घर हम लेकर आए, उनके लिए पकौड़ी वकौड़ी की व्यवस्था किए, चाय की व्यवस्था किए। उसके बाद अचानक उनको पूछे कि तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? बोले घर में है। मेरे बाबूजी थोड़ा तेज स्वभाव के थे, इनका तो अभी हाल में देहांत हुआ है, अफसर थे तो स्वभाव भी कड़क था। तो हमको बड़ा भय लगा कि गुरुजी के समक्ष ले जाए, कहीं वो गुरुजी को कुछ ना बोल दे। तो हम बोले वो शायद आराम कर रहे हैं, उठाने से कहीं नाराज ना हो जाए। बोला अरे नहीं, तुम जाकर बोलो ना, हम मिलना चाहते हैं। हम बड़ा डरते झिझकते जाके गुरुजी बाबूजी को अपने बोले कि गुरुजी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, और मन ही मन हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं गुरुजी को कुछ नहीं बोल दे। उम्र में गुरुजी से बाबूजी हमारे बड़े थे। बाबूजी निकले, शिबू सोरेन तो उस समय स्थापित नाम थे, इसमें तो कहीं कोई दो राय थी नहीं। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 92-93 की बात होगी, 93-94 की होगी, या वही साल रहा होगा। बाबूजी निकले बाहर, तो बाबूजी ने ऐसे हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, और गुरुजी कमर से दोहरा होके, माने ऐसे करके गुरुजी ने प्रणाम किया। तो बाबूजी ने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं आपको प्रणाम करने की क्या जरूरत है। तो गुरुजी वैसे ही विनम्र भाव से बोले कि आपका बेटा हम ले रहे हैं, कुछ बना के वापस करेंगे। और वो दिन है, आज का दिन है, उसके बाद हमको बाबूजी से कभी भी डांट नहीं सुनना पड़ा, कभी भी गाली नहीं सुनना पड़ा कि क्या कर रहा है, फालतू काम कर रहा है। भाई शिबू सोरेन नाम था, वो जब अपने से बोल रहे हैं कि आपका बेटा ले रहे हैं, कुछ बना कर भेजेंगे, तो बड़ी बात हो गई। तो इसलिए आज तक हम इस बात को बोलते हैं कि गुरुजी कैसे मेरी मानसिकता को पढ़ लिए कि घर में गाली सुनता है मेरे साथ रहने के लिए, वो बोले कि हम तुम्हारे घर चलेंगे। तो ये राजनीति में प्रवेश का शुरुआती दौर था। संघर्ष परिवार के तरफ से भी हुआ, लोगों को लगता था नौकरी चाकरी में होता तो 2 पैसा कमाता, राजनीति में कार्यकर्ता के तौर पर कोई आर्थिक उपार्जन का व्यवस्था नहीं था। लेकिन यही विचारधारा थी, लड़ने का सोच था, चलता रहा ये। 2019 में आप विधायक बनते हैं। हम आपके कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं, विशेषकर शिक्षा को लेकर। हम सभी युवा हैं। एक कहीं न कहीं हमें उम्मीद रहती है कि सरकार या शासन बदलेगा, तो शिक्षा को लेकर कई सारे काम होगी। आप विशेष रूप से शिक्षा को लेकर बताइए, आपका शायद कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, उसके बारे में निश्चित कुछ रूप से बताइए। है, लेकिन उससे थोड़ा-सा पहले फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। चूँकि देखिए जिस समय आप सफलता के शीर्ष पर होते हैं, तो संघर्षों को लोग याद नहीं करते हैं। और आपने चूँकि शुरुआत वहीं से की थी, तो थोड़ा-सा इसमें हम और ऐड करते हैं। बिल्कुल सर। तो 89 में मुक्ति मोर्चा जॉइन किया, गुरुजी के साथ रहे। 91 के चुनाव में सूरज मंडल उस समय बड़े नेता होते थे, वो हमको गोड्डा लोकसभा ले गए। मेरी जीप जो थी उनके चुनाव प्रचार कार्यों के लिए हमको बुलाया गया। 45 दिन हम गोड्डा रहे। 45 दिन इसलिए कि उसी दरमियान राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और लोकसभा का चुनाव पोस्टपोन्ड हो गया था। अच्छा। तो फिर दोबारा जब चुनाव रिज्यूम हुआ तो फिर वहाँ गए, गोड्डा घूमा, बड़े नेताओं को देखा, लालू यादव का मंच देखा। बड़े नेता थे उस समय लालू यादव। कटोरिया की एक सभा जिसमें 25-30 हजार लोगों को लालू जी ने एड्रेस किया था, वो देखा। एक तरीके से राजनीतिक प्रशिक्षण इसी तरीके से चीजों का शुरू हुआ। पार्टी में संगठनात्मक रूप से सक्रिय रहे थे तो धीरे धीरे करके जगह भी मिलती चली गई। और बड़ा इस बात के लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस संगठन के हिस्सा रहे जिस संगठन ने जाति धर्म को आधार बनाकर लोगों के बढ़ने का रास्ता नहीं दिया। मेरे जैसा व्यक्ति जो जातिगत रूप से बहुत कम संख्या वाला है, वो पार्टी के अंदर में बगैर किसी इस अवहेलना के कि तुम्हारे पीछे कौन है, हमको जगह मिली। हम नगर अध्यक्ष बने, फिर जिला उपाध्यक्ष बने, फिर 2003 में जिलाध्यक्ष बने। 2003 से लेकर 2010 तक हम 7 वर्षों तक लगातार गिरिडीह के जिलाध्यक्ष रहे।
फिर पार्टी ने अपलिफ्ट किया, व्यवसायी मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया, फिर पार्टी के महासचिव बने और तीसरी बार महासचिव हैं। इसी दरमियान 2009 में जब हमारे तत्कालीन साथी मुन्ना लाल जी जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो गुरुजी ने बुला के हमको टिकट दे दिया कि अब जाओ 2009 का चुनाव तुम लड़ो। आंदोलन से आए लोग हम लोग थे। 2009 में मेरे ऊपर लगभग 12-13 मुकदमे थे आंदोलनों के। नॉमिनेशन करने के बाद हमको जेल जाना पड़ा, जेल गए, 9 दिन जेल रहे। चुनाव प्रचार के 14 दिन मिलते हैं, जिसमें 9 दिन मेरा जेल में चला गया। अच्छा। और 9 दिन के बाद जेल से जब निकले, 4-5 दिन जो भी चुनाव प्रचार हमने किया, नतीजा ये हुआ कि 2009 के चुनाव में हमको 8,552 वोट आया। और अगर हम चुनाव के रिजल्ट की टैली की बात करें तो हम 6ठे स्थान पर थे। बड़ा आत्मचिंतन किया, बड़ी आत्मग्लानि हुई। 20 वर्षों का पॉलिटिकल करियर हो चुका था और हमने देखा कि जिन लोगों ने 6 महीने पहले शुरू किया था वो मेरे से ज़्यादा वोट ले आए हैं। तो बहुत आत्मग्लानि हुई, बड़ा आत्मचिंतन किया कि राजनीति मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन राजनीति में रहना था। ईश्वर ने किसी को माध्यम बनाया, किसी ने हमको आके कहा कि पहली असफलता पर अगर तुम इतना टूट जाओगे तो फिर तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। सो पुरानी बातों को भूलो और फिर से लगो। 2009 की इस अपमानजनक हार, अपमानजनक शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, 8,952 किसी कार्यकर्ता के लिए बहुत तकलीफदेह था। संघर्ष किया। 2014 में पार्टी ने फिर टिकट दिया। 47,517 वोट मिला। हम दूसरे स्थान पर पहुंचे। 8,000 से 47,000 तक का सफर 5 वर्षों में हमने तय किया। उस दरमियान बाबूलाल जी इसी सीट से चुनाव लड़ गए थे, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। मेरे वोटों में हिस्सेदारी करने की वजह से उन्होंने निर्भय भैया की जीत आसान कर दी। 2014 के चुनाव के बाद फिर और मन में संघर्ष का जज्बा पनपा। ये लगा कि ना, और संघर्ष करेंगे। संघर्ष किया। 2019 में इसी जनता ने 81,506 वोट दिया। हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी निर्भय भैया थे, जिनको 65,000 वोट आए। तो 2009 से चली हुई यात्रा जो 8,000 की थी वो 47,000 पर पहुंची और 2019 में 81,000 मिला। लगभग 10 गुना वोट हमको जनता ने दिया 9 से 19 के बीच में। 10 सालों का संघर्ष। तो वास्तव में ये तो था कि 30वें वर्ष में, अपने मुक्ति मोर्चा के मेरे कार्यकाल के 30वें वर्ष में हम विधायक बने। विधायकी तो पहली बार की थी, लेकिन बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता या पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए, लोगों से समझते हुए चीज़ों को, ये तो समझ में आता था कि विधायक के तौर पर किन कामों को जनता याद रखती है। नाली के ऊपर नाली बना देना और पीसीसी के ऊपर पीसीसी ढाल देना, इसको जनता याद नहीं रखती है। तो मेरा शुरू से गोल यही था कि काम वैसे होने चाहिए जो जनता याद रखे। तो उसमें कई एक चीज़ें थी मेरे लिए। जैसे सबसे पहला आया मसला सोलर सिटी का। वो हर राज्य में एक बनना था। हमने झपट के सोलर सिटी गिरिडीह के लिए ले लिया। इसके बाद मामला एक ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे मन में था कि भाई ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 115 किलोमीटर हमारे बच्चे जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी गिरिडीह में बननी चाहिए। तो सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव हमने किया। 3 से ज़्यादा वर्ष लगे। पहले जब बात करने के लिए अफसरों के पास जाते थे तो वो पहले समझते थे कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी के लिए आया, तो अच्छी बात करते थे। और जैसे हम बोलते थे कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, उनको समझ में आ जाता था कुछ है नहीं, तो बड़ा डिस्करेज करते थे। लेकिन असफलताओं के दौर के बावजूद लगे रहे और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आज विनोबा भावे से काट के गिरिडीह और कोडरमा को गिरिडीह में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी के तौर पर हमने स्थापित कराया। विधानसभा से मंजूरी ले ली और सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा के तुरंत बाद हम लोग शिलान्यास करेंगे। 69 एकड़ जमीन सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी के लिए हमने जरीडी मौजा पचम्बा में दी है। 35 एकड़ भूमि वहाँ हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दी है। और मेरा ये मानना है कि पचम्बा के लिए मेरा ये किया हुआ काम पचम्बा को कल एजुकेशन हब में तब्दील करेगा। आने वाले दिनों में पचम्बा गिरिडीह का एक एजुकेशन हब बनेगा। इसी तरीके से पचम्बा की और समस्याएं थी, जैसे कि आपका वो सड़क, वो संपर्क पथ बड़ा तकलीफ का था, चूंकि वो 5.5 मीटर की सड़क पर गिरिडीह जिले के करीब करीब मान के चलें 9 प्रखंडों 8 प्रखंडों का वहीं से आना जाना है। ट्रैफिक बहुत था, उसमें लगे रहे।
अंततः उसमें भी सफलता मिली, 4 लेन एक रोड बनने जा रही है, काम भी शुरू हो चुका है। जी। 8 महीना का समय है कॉन्ट्रैक्टर के पास, 8 महीना के अंदर में वो सड़क बन जाएगी। अन्य और भी योजनाएं रहीं गिरिडीह के लिए। पीरटांड़ मेरा जो क्षेत्र था वो बड़ा नक्सल प्रभावित था, बड़ा सुदूरवर्ती था, विकास से बड़ा उपेक्षित था। 50 से ज़्यादा सड़कों की सौगात हमने पीरटांड़ को दी। सबसे बड़ी एक सिंचाई परियोजना हमने पीरटांड़ को दी 639 करोड़ रुपए की, जिसमें बराकर नदी से पानी को लिफ्ट करके पीरटांड़ के 157 गांवों तक पहुंचाना है। जो एग्जिस्टिंग तालाब हैं उनमें तो पानी हम लोग देंगे ही। इस योजना का एक भाग यह भी है कि इसमें 116 एक-एक हेक्टेयर के तालाब बनने जा रहे हैं, जो मछली पालन के लिए सरकार बनाएगी। अच्छा। वो आने वाले 3 वर्षों में पीरटांड़ का परिदृश्य बदल चुका होगा। आज रोजगार के लिए जो पलायन का जी, सवाल पलायन पीरटांड़ बड़ा में है, सवाल अब झारखंड हाँ, में बनता जा रहा है। पलायन बड़ा सवाल गिरिडीह जिले के लिए है। जी। कोरोना के काल में जब मोटे तौर पर हम लोगों ने आकलन किया तो हम लोगों ने यह पाया कि 2.5 से 3 लाख लोग गिरिडीह जिले से बाहर थे। बाहर रहते हैं, बिल्कुल। तो हमारे पीरटांड़ से भी पलायन बहुत था। तो जब खेत में पानी आ जाएगा, रोजगार के साधन घर पर मौजूद होंगे, तो आदमी कुछ कम कमा के भी घर रह जाएगा। तो ये बड़ी उम्मीद है कि पलायन के सवाल पर भी पीरटांड़ को बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो कुल मिला-जुलाकर कोरोना की मार रही, सरकारों में अस्थिरता का दौर रहा, लेकिन फिर भी काम करने का जज्बा था, प्रयास किया, कुछ चीज़ों में सफल हुए, कुछ चीज़ें अभी और दिमाग में जिनको करने का विचार है, ईश्वर चाहेंगे तो वो सभी हो जाएगा। जी। एक कटु सवाल पूछता हूँ। आप लगातार काम करते हैं, सभी वर्ग के लिए काम करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सोनू जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया जाता है। सही, जी, ये क्लियरेंस आप दीजिए। ये सही है। ये सही इसलिए है कि देखिए, आचार, विचार, व्यवहार जी। और मनसा और कर्मणा, माने जो आप बोलते हैं और जो आप करते हैं, जब इसमें विभेद नहीं विपक्षी खोज पाएंगे, तब वो ऐसे आरोप लगाएंगे जिन आरोपों को लगाना बड़ा आसान है। जब वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के काम करने की शैली में ना तो जाति आड़े आती है, न धर्म आड़े आता है, न क्षेत्र आड़े आता है, या जो कुछ भी करता है वो समग्र रूप से करना चाहता है। पीरटांड़ में हाँ सर्वाधिक वोट हमको मिलता है, लेकिन जो योजना हम पीरटांड़ के लिए लेकर आए वो योजना पीरटांड़ के 157 गांवों की, यानी 17 पंचायत पूरे पीरटांड़ की। जिस सोलर सिटी को हम गिरिडीह लेकर आए वो किसी मोहल्ले तक सीमित नहीं, वो हर लोगों तक है। तो हमारे विरोधी मेरी छवि को धूमिल करने के लिए बहुत आसान है कि इन आरोपों को चस्पा कर दें, लेकिन उनके साथ बड़ी दिक्कत तब हो जाती है कि जब वो देखते हैं कि अगर मुहर्रम के जुलूस में पगड़ी बांध के उनका विधायक मौजूद है, तो रामनवमी के जुलूस में भी पगड़ी बांधकर मौजूद रहता है। उस बात को वो नहीं बोल पाते हैं कि उनका विधायक जिस पर वो तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, छठ व्रतियों के लिए छठ घाट में उनके विधायक से ज्यादा बेहतर व्यवस्था करता है। वो इस बात को नहीं बोल पाते हैं कि जिस पर वो तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, वो दुर्गा पूजा के समय में सारे छठ पंडालों में घूमकर उन छठ पंडालों की सारी व्यवस्था को देखता है, करता है। और ये स्थिति है कि आज पूजा समितियां या छठ समितियां, इनको किसी दरवाजे जाने की जरूरत नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान अफसर जाकर करते हैं। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि विरोधी को बोलने का अगर कुछ नहीं है तो सबसे आसान है कि तुष्टीकरण का आरोप लगा दो। मैं तो आपके माध्यम से चुनौती देकर उनसे कहता हूं कि तुष्टीकरण के एक मामले को वो सामने लाके दिखा दें कि कहीं पर किसी नाजायज स्थिति में, कोई गलत परिस्थिति में सुदीप कुमार सोनू ने किसी की पैरवी की और उसको बचाया हो। ये एक उदाहरण लाकर दे दे, मैं चुनौती देकर कहता हूँ। और साथ में मैं ये कहता हूँ कि जब उस तरीके की घटनाएं होती हैं, मैंने पहले भी कहा है कि जनप्रतिनिधि की न जाति होती है न धर्म होता है, और बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना है, और जो दोषी होंगे चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, वो दंडित होंगे। ये जो कार्यकाल की बात की, कुछ क्वेश्चन पर्सनल लेते हैं आपसे। सर को क्या पसंद है जब दिन भर का थकान हो या कुछ हो तो लोग अपना हॉबी रखते हैं, कुछ मनोरंजन करने के लिए अपना, आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबी क्या है? 2-3 चीजें मेरी बहुत पसंद है जी। एक तो फोटोग्राफी मेरा पैशन रहा है, हम फोटोग्राफी करते रहे, और खास करके वाइल्ड लाइफ शूटिंग मेरा बड़ा पैशन रहा है। माने जब हमको फुर्सत मिलती है, समय मिलता है, तो हम नेशनल फॉरेस्ट कहीं ना कहीं चले जाते हैं। अभी मैं तड़ोबा गया था, महाराष्ट्र में तड़ोबा है, और वहाँ पर 3 टाइगर की साइटिंग हुई
और 3 टाइगर की साइटिंग में लास्ट डे हम्म, जुनोना बफर जोन में वहाँ का एक मेल टाइगर है शंभू, वो हम लोगों को मिला नाम और वो लगभग मेरे साथ 50 मिनट रहा अच्छा और उन 50 मिनटों में हमने 900 से ज्यादा फोटो क्लिक की। देखिए तो पहला शौक तो फोटोग्राफी फोटोग्राफी का है, दूसरा शौक घूमने का है। घूमने का हम्म, मतलब है रिमोट, मुंबई दिल्ली मद्रास जाने का शौक नहीं रखता है। हम्म, वो रिमोट एरिया चले जाना है, एकदम हम्म, पहाड़ों में, जंगलों में, कहीं पर, और शांति जाके 2 दिन पढ़ लेना। और व्यक्तिगत हॉबी की बात अगर करें तो पढ़ने का शौक रहा, लेकिन अब पढ़ना नहीं हो पाता, ये भी अब स्वीकार करना होगा कि अब समय नहीं। तो सुबह का समय मेरा 1.5 घंटे का अपना होता है, जब हम सुबह 6:30 बजे उठ के पीछे की तरफ चले जाते हैं। जो पौधे हमने लगाए हैं, जो मछलियां हमने पाली हैं, उनको खाना देना, उन पौधों को देखना, ये मेरा हॉबी है। इसी में दिन कट जाता है। अ, जनता में एक बात चलती है, आप का जो फेस है बहुत गुस्सेल टाइप का है। विधायक जी हंसते नहीं है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, ये सही है। हम भी जब आपको देखते हैं तो बहुत सीरियस माहौल में हाँ, देखते नहीं, हैं। ये सही है। ये प्रकृति बन जाती है। हम्म, लेकिन अक्सर आपने देखा है कि नारियल का ऊपरी हिस्सा बड़ा कठोर कठोर होता है, होता है जी। लेकिन नारियल बड़ा मृदुल होता है, बड़ा मीठा होता है। तो मेरे उस कठोर चेहरे के पीछे एक बड़ा माने ऐसा हृदय है जो जनता की समस्याओं पर द्रवित भी होता है, संवेदनाएं भी जगती हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं कुछ कठोर निर्णय भी ले लेता हूँ अगर मुझको ये लगता है कि यहाँ नाजायज हो रहा है, और अक्सर ऐसा हुआ है। किसी अफसर ने अगर अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है तो वैसी स्थिति में बड़ा कठोर हो जाता हूँ। लोग ये कहते हैं कि अरे इसी से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, बोला सवाल वो नहीं। इसके हाथ में कानून ने अगर ताकत दी है तो ताकत लोगों के भले के लिए, लोगों का बुरा करने के लिए। तो ये स्वाभाविक चीज है। लेकिन मैंने वही उदाहरण दिया कि नारियल बड़ा कठोर होता है, ऊपर से दिखता है, लेकिन अंदर से बड़ा मृदुल होता है। तो मोटे तौर पर मेरा वही स्वभाव है कि जो लोग मेरे पास आकर बैठ गए, फिर वो कभी इस बात को नहीं कहेंगे कि नहीं ये आदमी बड़ा अहंकारी है, बड़ा घमंडी है। वो चीजें नहीं है मेरे साथ। बड़ा सामान्य जीवन गुजारा हमने और बड़ा संघर्ष किया। और जब संघर्ष के निशान आपके चेहरों पर होते हैं तो वो आपके दिल पर भी होते हैं। जी। आमतौर पर हम नेताजी लोगों को कुर्ता पैजामा में देखते हैं। आपको हम हमेशा फॉर्मल्स में देखते हैं। इसके बारे में बताइए कुछ। 2 चीजें थी। जी। शुरुआती दौर के राजनीति के समय में नेताजी शब्द एक ठो उपहासजनक शब्द होता हाँ। था, और हर कुर्ता पैजामा को पहनने वालों को लोग नेताजी कह के संबोधित करते थे। तो कहीं न कहीं अवचेतन में ये लगा कि कुर्ता पैजामा पहनेंगे तो फिर उसी उपहास का सामना करना पड़ेगा। तो कुर्ता पैजामा पहनने की कभी इच्छा नहीं हुई, नहीं पहना, फॉर्मल ही पहना। और सबसे मजे की बात ये है कि बगैर उस नेताजी वाले फॉर्मल फॉर्मल। आउटफिट के बजाय बाद भी जनता ने स्वीकार किया, इसके लिए तो जनता को धन्यवाद देंगे। और अब तो आदत हो गई है, अब तो जी। वो होली और दशहरा 2 साल का 2 दिन होता है, जिसमें कुर्ता पैजामा पहनना हम लोगों की एक परंपरा है, उसी में पहनते हैं, बाकी टाइम ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी। सर आगे बात करें तो गिरिडीह के लिए लेकर आपका विज़न क्या-क्या है? जो जनता को बताना चाहते हैं? देखिए, गिरिडीह के विस्तारीकरण की बहुत ज़रूरत है, बहुत संभावना भी है। शहर एक तरीके से सैचुरेशन के मोड पर चला जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा हाफ सर्किल का बाईपास का निर्माण का प्रस्ताव हो चुका है। हाफ सर्किल इसलिए हम कह रहे हैं कि गिरिडीह डुमरी रोड से, जोरापहरी से जमुआ रोड को क्रॉसओवर करते हुए बेंगाबाद रोड में महुआर के पास ले जाकर मिलाने का प्रस्ताव है। तो जिस दिन ये सड़क बनेगी उस दिन पश्चिमी भाग में एक्सपेंशन गिरिडीह शहर का और होना शुरू होगा। अब हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि चूंकि ये जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में ये सब कुछ सैचुरेटेड है। आप मेरे घर के बगल के वाले को जाकर अगर पूछेंगे तो आपको पता लगेगा या तो वो खतियानी है या पिछले वो 80 सालों से यही है, नए लोगों का बसाव नहीं हुआ। इस वजह से मेरे दिमाग में था कि हाफ सर्किल अगर भारत सरकार ने बना दिया है तो हाफ सर्किल कम से कम राज्य सरकार के माध्यम से हम बनवाएं। तो ये मेरा एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये भी प्रक्रिया में है। इसमें गिरिडीह टुंडी रोड के जोड़ापहरी से ही उठाकर हम सड़क को लाएंगे टुंडी रोड के चतरों, ठीक है, चतरों से क्रॉसओवर कराते हुए उसको ले जाके बेंगाबाद रोड में महुआर के पास मिलाएंगे, जहां पर कि एनएच मिलेगा। तब ये अभी जो हाफ सर्किल है ये फुल सर्किल हो जाएगा। और जब ये फुल सर्किल हो जाएगा तो जिस तरीके से पश्चिम में गिरिडीह का एक्सपेंशन या विकास हो रहा है, पूर्व में भी गिरिडीह का एक्सपेंशन और विकास शुरू हो जाएगा।
तो ये आने वाले दिनों के लिए बड़ा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और एक और प्रोजेक्ट में बहुत दिनों से हम लगे हुए थे, लेकिन विभागों के समन्वय स्थापित कराने में आने वाली दुश्वारियों की वजह से वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाल के दिनों में ये 10 दिन पहले हुआ है। झरिया गादी में आरओबी का निर्माण, इसका डीपीआर बनाने का आदेश निर्गत हो चुका है। 2 महीना के अंदर में डीपीआर बनना है। डीपीआर बनाने वाली कंपनी ने कल आके नापी वापी भी कर लिया है। तो मेरे समझ से मेरी जो ड्रीम प्रोजेक्ट की जो भी योजनाएं थीं, उसमें ये 2 योजनाएं बाकी हैं। एक गिरिडीह बाईपास सड़क का निर्माण और एक झरिया गादी में आरओबी का निर्माण। और ये दोनों हम करा लेते हैं तो हमको लगता है कि अपने कार्यकाल में जिन योजनाओं को हमने सोचा था, लगभग वो योजनाएं धरातल पर आई। एक क्वेश्चन, जो गिरिडीह की जीवन रेखा है उसरी नदी, उसरी बचाओ अभियान, कई सदस्य उसमें जुड़े हैं, लगातार एक्टिव है। आपने कुछ प्रोजेक्ट लाया है उसके लिए? दोनों ही चीजें। सबसे पहले उसरी नदी में एक वियर बनाने, 2 वियर बनाने के लिए सीसीएल के सीएसआर से हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की। लगभग वो 2 करोड़ रुपए की राशि सीसीएल देने को तैयार है। प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्दी उसको हम लोग एक्सक्यूशन पर ले आएंगे। वियर बना देने से क्या होगा कि सर्टेन कुछ इलाकों में पानी का लेवल जब अप हो जाएगा तो उससे नदी में क्षरण रुकेगा। दूसरा प्रयास हमने ये किया कि निगम क्षेत्र में उसरी नदी पर आने वाले घाटों में बालू की नीलामी को हमने रुकवाने का प्रयास किया कि इससे यहाँ बालू घाट की नीलामी ना हो, जिससे कि बालू का निकलना बंद रहे। क्योंकि बालू अगर निकल जाएगा तो नदी मर जाएगी। नदी को जिंदा रखने के लिए उसमें बालू रखना बहुत जरूरी है। दूसरा ये रहा। तीसरा, छठ घाटों के निरीक्षण के दरमियान हमने देखा कि गिरिडीह शहर के निगम क्षेत्र के सारे नाले बगैर ट्रीटमेंट के सीधे जाकर नदी में गिर रहे हैं और नदी के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। तो 1.5 वर्षों से हम लोगों ने प्रयास किया। तो शास्त्री नगर से लेकर झरिया गादी तक जो भी बड़े नाले हैं, उन बड़े नालों में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी लगाने के लिए राज्य सरकार ने 6 करोड़ की राशि दे दी है। और हमें उम्मीद है कि आचार संहिता समाप्त होने के तुरंत बाद हम लोग इस प्रक्रिया में बड़ी तेजी से लगेंगे। और मेरा तो इच्छा या टारगेट ये है कि आगामी छठ से पहले वो ईटीपी चालू हो जाए कि छठ व्रतियों को नाली के गंदे पानी में कमर तक डूब कर अर्घ्य न देना पड़े। तो उसरी नदी को बचाने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है और हमको लगता है कि अगर हमारी पीढ़ी इतना सोच रही है तो आने वाली पीढ़ी हमसे और ज़्यादा बेहतर सोचेगी। जी सर, अंतिम सवाल पूछेंगे। जो लोकसभा का चुनाव दरवाजे पे खड़ा है, आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे? देखिए, लोकसभा देश के मुद्दों का चुनाव होता है। देश की नीति और रीति और दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के इन 10 वर्षों के कार्यकाल या आदरणीय मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में हमें लगता है कि जनता के जो जरूरी मुद्दे थे वो एड्रेस नहीं हुए। आज बेरोजगारी पर जो रिपोर्ट आती है वह बताती है कि 83% युवा जो हैं देश में बेरोजगार है। आज पेट्रोल डीजल से लेकर तमाम चीज़ों की जो बातें आती हैं उससे ये दिखता है कि आम आदमी का जीवन कठिन हुआ है। तो सवाल है कि हमारे संविधान में इस राज्य की स्थापना एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर थी, कल्याणकारी राज्य। और आज यह देश अगर उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से अलग हट रहा है तो हम इस देश को वापस कल्याणकारी राज्य, जो राज्य अपने संसाधनों से अपने कमजोर नागरिकों के जीवन यापन को, उनके जीवन को आसान बनाने का काम करे, उस दिशा में चलना चाहेंगे। और हम यही विजन जनता के समक्ष रखेंगे कि अगर हम 24 में आते हैं तो हम पेट्रोल डीजल की ये जो मार आपको पड़ रही है इसको वापस लाएंगे जगह पर। हम आते हैं तो आपकी ये रसोई गैस का सिलेंडर जो 1200 रुपया हो गया है, जो यूपीए के शासनकाल में 400 रुपया का हुआ करता था, हम इसको नीचे लाने का प्रयास करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि मुद्रास्फीति और थोक महंगाई दर के मसलों के वजह से आम आदमी के थाली से पौष्टिक अनाज जो गायब हो रहा है, पौष्टिकता जो गायब हो रही है, वापस उन तक हम पहुंचाएं। हम यह प्रयास करेंगे कि वो बड़े प्रोजेक्ट जिनसे जनता को फायदा नहीं होता है, चंद उद्योगपतियों को फायदा होता है, वैसे प्रोजेक्ट्स को काटकर जनता के हित वाली योजनाओं को करें। और मैं फिर पुनः दोहरा के कहना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछली सरकारों जैसा हाथी नहीं उड़ाया। हम लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना दे के गरीब के आंसू पोंछने का काम किया। हमने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना देकर बच्चियों के ड्रॉप आउट को रोका कि 18 वर्ष की उम्र तक सरकार उसको 40,000 रुपया दे रही है। हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने 2021 के बाद पीएम आवास रोक दिया, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से आबू आवास देने का काम शुरू किया और 2 लाख रुपया 3 कमरों का आवास।
जी। तो हम वैसी योजनाओं की परिकल्पना करते हैं, हम वैसी सरकार की परिकल्पना करते हैं जो अपने आम आवाम गरीब जनता के हितों का ख्याल रखे। कॉर्पोरेट घराने अपना हित रखने में सक्षम है, उनको कुछ नहीं कोई कर सकता है, लेकिन अगर सरकार गरीबों को नहीं देखेगी तो गरीबों का कोई भला करने वाला नहीं है। तो हम इन मुद्दों पर जाएंगे और हमें लगता है कि 2024 के चुनाव में देशव्यापी समर्थन इन मुद्दों को मिलेगा, उसमें गिरिडीह भी अछूता नहीं रहेगा। जी। तो आज हम आपको रूबरू करवाएं गिरिडीह सदर विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी से। काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई, क्या क्या कार्य उन्होंने किया है, क्या क्या उनका विजन है आगे गिरिडीह को लेकर। लोकसभा के बारे में बात किया तो पूरा गिरिडीह लोकसभा के बारे में क्या विजन है। बहुत ही तर्कसंगत रूप में उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। सर का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी जब भी हो तो हम सर के साथ जरूर बैठेंगे और कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। जय हिंद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके तमाम दर्शकों एक साथ हम बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार जोहार झारखंड।